नमस्कार दोस्तों। अब आप हमें अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कीजिए बिकॉज़ वहाँ आपके लिए फुल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। सो जाइए, फॉलो कीजिए एंड रिव्यूज़ देना मत भूलिए। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो डियर, आज का जो प्रैक्टिस सेट है हिंदी भाषा से है, सीटेट स्पेशल है। तो लगाइए प्रैक्टिस सेट, बताइए कितने क्वेश्चन सही गए हैं। क्विज़ का क्वेश्चन मिलेगा जो आंसर आपको करना है, कमेंट्स में उसका आंसर करना है। सो देख लीजिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, बालक अपने वातावरण में जिस तरह लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखता हुआ देखता है, उसे ही फिल करना है, द्वारा सीखने का प्रयास करता है। ऑप्शन है अनुकरण, अर्जन, अधिगम या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका जो सही होगा डियर, बालक जो होता है वो अपने वातावरण में कई तरह के लोगों को वो देखता है कि किस तरह से वो बोलते हैं, लिखते हुए देखता है, तो उन्हीं के द्वारा ही उन्हीं का अनुकरण वो करता है, उसके द्वारा वो सीखने का प्रयास करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला है, मौखिक अभिव्यक्ति की निम्न में से कौन सी विधि उचित नहीं है। मौखिक अभिव्यक्ति की बोला है, कौन सी विधि उचित नहीं है। ऑप्शन जो है सस्वर वाचन, कविता पाठ, संवेद वाचन या मौन वाचन। तो नहीं पूछा है तो डियर, सस्वर जो वाचन होता है, कविता पाठ और संवेद जो वाचन है, ये मौखिक अभिव्यक्ति की ये उचित विधियाँ मानी जाती हैं, जबकि जो मौन वाचन है ये साइलेंट रीडिंग होता है, तो ये मौखिक अभिव्यक्ति की उचित विधि नहीं है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अगला है, भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है। तो बताना है भारत के संदर्भ में मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, संस्कृत या विदेशी। तो डियर, प्रचलित नहीं है कौन सा रूप। तो ऑप्शन इसका जो सही होगा 33 का, भारत के संदर्भ में हिंदी का जो मातृभाषा, राष्ट्रभाषा व संस्कृत जो है ये रूप ये प्रचलित है, जबकि जो विदेशी रूप से ये प्रचलित नहीं है। ठीक है, तो विदेशी भाषा जो है भारत के संदर्भ में हिंदी का रूप इसमें ये प्रचलित नहीं है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अगला है, निम्न में से कौन सा एक भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इसका आंसर आपको करना होगा, क्विज क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आपको देना है कमेंट्स में। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देख लेते हैं, ये है मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। तो साइलेंट रीडिंग जो होती है इसका उद्देश्य बताना है। तो ऑप्शन जो है तार्किक योग्यता का विकास, मनन शक्ति, दोनों का विकास या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका जो सही होगा डियर, मौन वाचन शिक्षण से तार्किक जो योग्यता है, मीन्स जो रीजनिंग जो कैपेबिलिटी होती है, वह मनन शक्ति दोनों का विकास होता है। तो इसका जो आंसर सही होगा थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए, ऑप्शन देख लीजिए, लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, जो शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं या व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो इसका जो आंसर सही होगा 36 का, क्योंकि डियर प्राथमिक स्तर पर जो बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले जो कक्षा में जो बच्चे होते हैं वो लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित कर जब वो करते हैं तो वो धीरे धीरे भाषा के जो रचनात्मक प्रयोग का वो अभ्यास करने लगते हैं। तो इसका जो आंसर सही होगा सेकंड ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, बच्चों को पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए शिक्षक निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न निम्न में से किस भाषा कौशल का मूल्यांकन वो करते हैं। जब वो जो शिक्षक है वो बच्चों को पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए शिक्षक द्वारा जो पर्सनल जो उसके एक्सपीरियंस होती हैं उनको व्यक्त करने वाले जो प्रश्न जो होते हैं वो किस भाषा कौशल का मूल्यांकन करते हैं, सुनने के कौशल का, लिखने के कौशल का, पढ़ने के कौशल का या समझ का। तो 37 का जो आंसर सही होगा डियर, इसका जो ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बच्चों को पढ़े गए जो पाठ है उसे जोड़ते हुए जब शिक्षक अपने अनुभव को व्यक्त करता है तो वो प्रश्न समझ कौशल का वो मूल्यांकन करते हैं। तो ऑप्शन इसका जो सही होगा फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अगला है, निकिता अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। ऑप्शन है समाचार पत्र का वाचन करना, कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, शब्दों को जोर जोर से बोलना या विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना।
तो 38 का बताना है। तो निकिता अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए वो अनेक क्रियाकलाप करती है। इसके लिए विभिन्न परिस्थितियों में जो संवाद अदायगी करना सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका जो सही होगा मीन्स डिस्कशन जो वो कर रही है हर सिचुएशन में, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला है निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, रिमाइंडल टीचिंग का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन देख लीजिए, बच्चों एवं शिक्षक के मध्य संबंध स्थापित किया जाए, अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभवों के आधार पर न अपनाए, शिक्षण के दौरान बच्चों को सक्रिय रखा जाए, या शिक्षक निदानात्मक परीक्षणों में दक्ष हो। तो इसका जो आंसर सही होगा वो हमें बताना है 39 का। तो डियर, जो उपचारात्मक शिक्षण होता है इसके अंतर्गत एक अध्यापक को अपने दृष्टिकोण को, जो उसके व्यूज़ हैं उसको अनुभवों के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं अपनाना चाहिए। सो 39 का जो पूछा है सेकंड ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट है, बालक उस भाषा को शीघ्र सीखता है जिसका व्याकरण वह नहीं जानता है। तो यह कथन किसका है? 140 का आंसर करना है। महर्षि पतंजलि, स्वीट महोदय, लॉर्ड मैकाले, या इनमें से कोई नहीं। 140 का जो आंसर सही होगा वो है लॉर्ड मैकाले। ओके, सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो ऑप्शन देख लीजिए, भाषा कौशल के संदर्भ में पूछा है, उचित नहीं है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए। 141 का जो आंसर सही होगा वो हमें बताना है। तो डियर, सेकंड ऑप्शन उचित नहीं है, क्योंकि भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान ज़रूरी है, ये भी बिल्कुल सही है। बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंत संबंधित होते हैं, कोरिलेट होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें जो पूछा है कि विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो बताना है। एक लैंग्वेज टीचर जो होता है उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? ऑप्शन होगा बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, या भाषा संसाधनों का अभाव है। तो ये सबसे बड़ी जो चुनौती होती है, इसका आंसर जो सही होगा 42 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि एक भाषा शिक्षक को शिक्षण के दौरान, अपनी टीचिंग के दौरान उसको कई चैलेंजेस का सामना उसको करना पड़ता है। उसको बहुभाषिक जो मीन्स जो बहुभाषिक जो कक्षा होती है उसके शिक्षण के दौरान उचित रणनीतियाँ, उनके अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग जो रणनीतियाँ जो बनानी पड़ती हैं उसको तय करना पड़ता है। तो आंसर इसका जो सही होगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, यदि आपसे कहा जाए कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आपको कहानी का चयन करना है तो आप किस प्रकार की कहानी का चयन करेंगे? तो डियर, 1 और 2 क्लास के बच्चे हैं, तो ये भी आप देख लीजिए पहले क्वेश्चन को, कभी आप कुछ भी लिख दो ऑप्शन में। तो अत्यधिक पात्रों वाली, केवल एक पात्र वाली, केवल 2 पात्र वाली, जिसके शब्द, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो आप किस टाइप की कहानी का चयन करेंगे? तो डियर, इसका जो आंसर सही होगा 43 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कक्षा फर्स्ट और सेकंड के जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं और उनको जब सिखाना होता है, कोई भी अगर आप उसको स्टोरी समझा रहे हो, लाइक आप प्यासी कोए की समझा रहे हो, तो उनको अगर आप वर्ड टू वर्ड समझाओगे तो उनको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर जैसे आपने यहाँ पिक्चर बना दी, तो कौआ यहाँ पर उड़ रहा है, देन वो टीचर के पास बैठा है घड़े के पास, देन वो कंकर उठाकर उसके अंदर डाल रहा है, देन वो पीकर उड़ जाता है। तो अगर आपको ऐसे समझाओगे, चित्र से मीन्स समझाओगे, तो वो जल्दी सीखते हैं। तो आप भी उनके अकॉर्डिंग ही कहानी का चयन करोगे, जिसके शब्द, वाक्य और घटनाओं की जो वर्णन है उसकी जो शैली होती है वो चित्रात्मक हो। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। यह कथन है राजऋषि टंडन, रायबर्न, महात्मा गांधी या विवेकानंद। 44 का जो आंसर सही होगा वो हमें बताना है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, महात्मा गांधी। ओके, नेक्स्ट है, समवाय विधि प्रयुक्त होती है कहानी शिक्षण में, कविता शिक्षण में, एकांकी शिक्षण में या निबंध शिक्षण में? तो डियर, समवाय जो
विधि होती है। इसका आंसर हमें करना है 45 का। डियर, निबंध शिक्षण जो होता है इसमें प्राय समवाय विधि इसमें प्रयुक्त होती है, क्योंकि इस विधि को मीन्स इसका जो दूसरा नाम है सहयोग विधि भी है। और इस विधि में क्या किया जाता है, जो भाषा शिक्षण के दौरान मौखिक कार्य जो होता है अथवा जो लिखित कार्य होता है करते समय नियमों का ज्ञान इसमें कराया जाता है। और इस विधि में मीन्स जो पठन है, मौखिक संप्रेषण है, व्याख्या उसकी होती है। पत्र और निबंध आदि के लेखन के दौरान विद्यार्थियों को व्याकरण के व्यवहारिक उनके जो पक्ष हैं उनका ज्ञान और उनका अभ्यास कराया जाता है। सो आंसर फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं डियर, ये हमारा गद्यांश है, तो आप इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना। बाकी हम इसके क्वेश्चन करते हैं डियर। तो 46 का हमें करना है। किस पुराण में मनोजन्मा देवता की कथा लिखी है? विष्णु पुराण, शिव पुराण, उप पुराण या वामन पुराण? तो 46 का जब आपने गद्यांश अच्छे से पढ़ लिया होगा देन आपको पता चलेगा कि मनोजन्मा देवता की कथा जो है वामन पुराण में लिखी है। और जो वामन पुराण है ये राजा जो बलि थे भगवान विष्णु के वामन रूप की कथा के लिए जाना जाता है। और इसमें एक कथा शिव और मनोजन्मा देवता की आती है, जिसमें शिव पर कामास्त्र का प्रयोग किया था और क्रोधवश शिव के जो त्रिनेत्र से भस्म होकर वह 5 पौधों में ये बदल गया। तो इस तरह की जो कथा है ये वामन पुराण में बताई गई है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, भारत को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? तो ऑप्शन आप देख लीजिए क्या होगा। अत्यधिक संख्या में समुद्र होने के कारण, अधिक जनसंख्या होने के कारण, जातियों की अधिक संख्या होने के कारण या मानवों के समुद्र के होने की वजह से। तो 47 का थर्ड ऑप्शन सही होगा, जातियों की अधिक संख्या होने के कारण, क्योंकि भारत में बहुत सारी जातियों ने वास किया है, जैसे असुर, आर्य, शक, हूण, नाग, यक्ष तथा गंधर्व जो जैसी ये जातियाँ हैं ये भारत में आई हैं और आज भारत के निर्माण में अपना सहयोग वो उन्होंने दिया है और इस कारण भारत को महामानव समुद्र कहा गया है। ओके, नेक्स्ट है, हिंदू रीति उपदानों का मिश्रण है किसका? मनोजन्मा देवता के, शिव के, समृतियों के या आर्य तथा आर्यतर के? तो 48 का जो आंसर सही होगा, फोर्थ ऑप्शन डियर इसका सही होगा, आर्य और आर्यतर। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट, क्योंकि हिंदू रीति को नीति कहा गया है तथा यह जो मिश्रण है ये आर्य आर्यतर उपादानों का ये मिश्रण है। नेक्स्ट है, मनोजन्मा शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया था? शिव, ब्रह्मा, इंद्र या कामदेव? 49 का ऑप्शन जो सही होगा कामदेव इसका सही होगा, क्योंकि वामन पुराण में मनोजन्मा शब्द का प्रयोग कामदेव के लिए किया गया था और मनोजन्मा का जो अर्थ होता है मन से जनित होता है। ठीक है, तो आंसर फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट है, धनुष का हीरे वाला भाग धरती पर गिरने से किस रूप में परिवर्तित हो गया? तो किस में हो गया था वो? चंपा के फूल में, चमेली के फूल में, मोलसरी के फूल में या बेला के फूल में? सो 50 का थर्ड ऑप्शन सही होगा, हीरे वाला जो भाग है वो जब पृथ्वी पर गिरा था तो वो मोलसरी के रूप में ये परिवर्तित हो गया था। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, धनुष का वह भाग किससे बना था जिसके टूटने से चमेली फूलों की उत्पत्ति हुई थी? तो इसका आंसर चंद्रकांत जो मणि थी। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। आर्योत्तर शब्द का निर्माण किन 2 शब्दों के योग से किया गया? तो ये किस 2 शब्दों से इसका 2 शब्दों के योग से इसका निर्माण हुआ है? 52 का तो डियर ये आर्य तथा इतर के नाम से हुआ है। आर्यतर शब्द का जो निर्माण है आर्य तथा इतर शब्दों के योग से हुआ है और यह उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो आर्य नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है, मनोहर शब्द समास के किस भेद से संबंधित है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास? सो 53 का जो मनोहर है इसमें तत्पुरुष समास से ये संबंधित है और समास विग्रह जब करते हैं इसका तो मन को हरने वाला होता है। ठीक है, तो 53 का जो आंसर सही होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द कोटि का समानार्थी है? कष्ट, करोड़, कठोर या कुसुम? 54 का जो आंसर सही होगा सेकंड ऑप्शन इज राइट मीन्स करोड़। ओके, कोटि शब्द का समानार्थी करोड़ होता है, यह एक तत्सम शब्द है तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। ठीक है, अगला डियर ये पद्यांश शुरू होता है तो आप इसको अच्छे से एक बार पॉज करके आप इसको पढ़ लेना, देन इसके क्वेश्चन करना। और ये लिखा गया है ये रामधारी सिंह दिनकर की
द्वारा ये लिखा गया है। तो इसके क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम। डब शब्द का पर्यायवाची है, तो डब शब्द का जो पर्यायवाची है ऑप्शन आप देख लीजिए, तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा भेद। पड़क्कू बहुत तेज थे क्योंकि वह पड़क्कू जो कहते हैं, तो ये तो आपको पता है, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। थर्ड ऑप्शन इज राइट। 57 है, आपके अनुसार इस कविता का नायक कौन है? तो अगर इसमें आप पढ़ा होगा तो मालिक, बैल, पड़क्कू या कोई नहीं, तो इसका आंसर सही होगा पड़क्कू। फिक्र शब्द का सही अर्थ नहीं है फिक्र का, तो 58 का जो सही आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा भ्रम। ओके। तर्कशास्त्र में प्रयुक्त जो समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुव्रीहि, 59 का जो आंसर सही होगा वो होगा तत्पुरुष। ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निश्चय का विपरीतार्थक शब्द है जो ऑपोजिट जो वर्ड है 60 का, क्या होता है इसका विपरीतार्थक? निश्चय, अनिश्चय। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। तो डियर यही थे आज के क्वेश्चन। वीडियोस अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉलो कीजिए मुझे अनअकैडमी पर। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।